So can you hear me, please? Can any one of you respond if you can hear me? जी सर, आवाज क्लियर है। जी सर, Okay, आवाज क्लियर। fine. Thanks for update. Thank you. Welcome to all of you to very new class. हमारा चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो फिजिकल क्लास की निस्बत डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना माइक बंद रखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो रिटर्न में अपना क्वेश्चन जो है वो सेंड कर देंगे, या परमिशन लेके माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप अपना माइक जो है वो बंद रखेंगे। थोड़ा मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, इंट्रोडक्शन करवा दूं अपना। आई एम मोहम्मद आकिब नदीम। मैं फेलो मेंबर हूं बेफा का। आई एम ऑल्सो फेलो मेंबर ऑफ ICMAP, यानी आई एम ऑल्सो FCMA एंड CA फाइनलिस्ट एज वेल। और मैं पिफा को बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ सिंस 2015-16। इसके अलावा मैं फैकल्टी मेंबर हूँ स्कैन्स में CA की क्लासेस के लिए भी, और ICMA में भी फैकल्टी मेंबर हूँ मैं। मैंने अभी बुक शेयर की थी। आई बिलीव आप लोगों ने मैसेज देख भी लिया होगा और बुक डाउनलोड भी कर चुके होंगे। क्या सब लोग बुक डाउनलोड कर चुके? Okay, Ibrahim has downloaded. Hassan has downloaded. Ikra has done it. So only 3 students have downloaded the book. क्या बाकी सब लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं? Okay, so almost all the students have downloaded the book. Zan, do you have any question? Okay. So almost every student has downloaded the book. This is the book जहाँ से हम prepare करेंगे। During conversation, during lecture, आपको कहीं पे कोई question confusion हो, you may raise your hand or you may write a message in the chat box. बिलअमूम हम हर कॉन्सेप्ट के हर पॉइंट के एंड में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उस कॉन्सेप्ट में या उस पॉइंट में अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछा जा सके। यूजुअली हम हर पॉइंट या हर कॉन्सेप्ट के एंड पे डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछा जा सके। आप इस बीच क्वेश्चन हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कोई किसी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, तो फिर आप माइक ओपन करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। बट ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको क्वेश्चन है तो आप उसको सिर्फ लिखेंगे और फिर एज पर द सिचुएशन उसे हैंडल कर लिया जाएगा।
सब्जेक्ट हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग का है, तो हम इसको कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन क्या होती है, क्या आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? माइक ऑन करके आप बता सकते हैं, क्या कोई बता सकता है कम्युनिकेशन क्या होती है? None of you can tell? No one have idea? सर कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट समथिंग इन वर्ड्स, जैसे अब आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, दिस इज अ कम्युनिकेशन। वेरी गुड। यानी किसी एक दूसरे से कोई बात करना, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे इन्होंने बताया वर्ड्स में, तो वर्ड्स के साथ भी कम्युनिकेशन होती है और बिना वर्ड्स के भी हो सकती है। इसको हम इन डिटेल आगे जाके देखेंगे कि बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है। एनीवन एल्स? No one having idea about communication? ओके। कम्युनिकेशन जैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे इकरा ने आंसर किया, जैसे मैंने आपको बुक शेयर किया ग्रुप में, डेट वाज आल्सो कम्युनिकेशन। फिर मैंने मैसेज लिखा कि ये बुक डाउनलोड कर लीजिए, वो भी एक कम्युनिकेशन थी। फिर उस आपने चैट बॉक्स में बता दिया कि आपने बुक डाउनलोड कर ली, ये भी एक कम्युनिकेशन है। जब हम सुबह घर से ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए निकलते हैं, स्नान करके निकलते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। जब हम किसी ऑफिस में अपने रोजमर्रा मामूलात में अपने कोलीग्स के साथ कोई डिस्कशन करते हैं, या क्लास में अपने क्लास फेलोज के साथ कोई डिस्कशन करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। आप कोई खरीदो फरोख्त करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमारी बुक में मेंशन है। इफ यू कुड सी पेज नंबर 3 प्लीज। पेज नंबर 3। There is a definition block at the top of the page। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है 1.1 पे। With respect to the business communication syllabus, communication can be defined as the imparting or exchanging of information। यानी मालूमात का तबादला जो है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। बाई स्पीकिंग, अब ये मालूमात का तबादला आप बोल के भी कर सकते हैं, राइटिंग लिख के भी कर सकते हैं। बोल के जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये भी कम्युनिकेशन है। लिख के जैसे मैंने ग्रुप में आप लोगों को बोला कि आप बुक डाउनलोड कर लीजिए, जैसे पिफा ने आपको लिंक शेयर किया होगा। तो कम्युनिकेशन बोल के भी की जा सकती है, लिख के भी की जा सकती है, या कोई और मीडियम भी, कोई और मीडियम मतलब कोई और जराए भी इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लिख रखा है इसने, जैसे कहता है कम्युनिकेशन इज एन एवर प्रेजेंट फीचर ऑफ बोथ कमर्शियल एंड पर्सनल लाइफ। कम्युनिकेशन कहता है कि हमेशा हमेशा मौजूद रहने वाला फीचर है
चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी कमर्शियल लाइफ हो। कमर्शियल लाइफ मतलब जैसे बिजनेस की लाइफ, जॉब की लाइफ। वेदर इनिशिएटेड कॉन्शियसली, चाहे आप इसे इरादतन इसका आगाज करें, और सबकॉन्शियसली या गैर इरादी तौर पे, चाहे आप कम्युनिकेशन इरादतन करें या गैर इरादी तौर। इसी तरह राइटिंग या रिपोर्ट, जैसे हम इरादतन लिखते हैं एक रिपोर्ट, या कोई ईमेल, ये हम कॉन्शियसली करते हैं। या कहता है गैर इरादी तौर पे भी कम्युनिकेशन हो सकती है, जैसे थ्रू नॉन वर्बल क्यूज सच एज बॉडी लैंग्वेज। जैसे किसी की बात सुन के हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन होती है, और वो हम गैर इरादी तौर पे करते हैं, सबकॉन्शियसली। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मकसद हो सकता है। हमारे सिलेबस के हवाले से या बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के हवाले से हम कम्युनिकेशन को तीन बड़े मकासद में तकसीम करते हैं। If you could see last paragraph on the page number 3, the same page, last paragraph, the key purposes of communication can be summarized as, यानी कम्युनिकेशन के जो की पर्पसेस हैं, मकासद हैं, किस मकसद के तहत की जा सकती है कम्युनिकेशन, उनको तीन हिस्सों में तकसीम करती हैं। तीन कैटेगरीज बनती हैं, तीन ग्रुप्स बनते हैं। यानी हम दिन भर में हमने जितनी कम्युनिकेशन की होगी, वो इन तीनों में से किसी एक में फॉल करेगी। पहला पर्पस वो कहता है कि एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। एक्वायर मतलब हासिल करना, ऑब्टेन करना। यानी कुछ कम्युनिकेशन हम इस मकसद के तहत कर सकते हैं कि हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ कम्युनिकेशन हम इस मकसद के तहत करते हैं कि हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे आपको क्लास की टाइमिंग का आइडिया नहीं है, तो आप ग्रुप में मैसेज करके क्लास की टाइमिंग पूछें। तो अब जब आपने ग्रुप में मैसेज किया क्लास की टाइमिंग जानने के लिए, तो आपने कम्युनिकेशन की, और इस कम्युनिकेशन का पर्पस इंफॉर्मेशन एक्वायर करना था। ड्यूरिंग क्लास अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, कोई क्वेश्चन होगा उसको क्लियर करने के लिए आप पूछेंगे, तो वो भी आपने इंफॉर्मेशन की और उसका कम्युनिकेशन की, और उसका ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्वायर करना था। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव, दूसरा पर्पस कम्युनिकेशन का जो पॉसिबल है, हो सकता है, वो उसने लिख रखा है यहाँ पे बोल्ड में, डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, आप इसको डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, यानी मालूमात पहुंचाना। जैसे जो मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन है, मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जब आपको क्लास का टाइम शेयर किया गया, क्लास का लिंक शेयर किया गया, तो वो भी कम्युनिकेशन थी, और उसका पर्पस ऑब्जेक्टिव जो है वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना था, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव या तीसरा पर्पस कम्युनिकेशन का हो सकता है, वो मेंटेनिंग रिलेशनशिप है। यानी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो करते हैं, वो उनके तीन मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद टू गेट इंफॉर्मेशन, टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करना। दूसरा कम्युनिकेशन का मकसद हो सकता है टू डिलीवर इंफॉर्मेशन, और तीसरा मकसद हो सकता है मेंटेन रिलेशनशिप। अब आप अंदाजा लगाइए, सुबह जब आप उठे होंगे तब से अब तक किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी शख्स से आपने कम्युनिकेशन किया होगा। आप अपनी कम्युनिकेशन का, के हर सेंटेंस, हर जुमले का, आप जब उसको क्लासिफाई करेंगे, कि उसका पर्पस जानेंगे, पर्पस ढूंढेंगे, तो वो इन तीनों में से कहीं एक फॉल करेगा। जैसे हम सुबह उठ के हमने अपने पेरेंट्स को सलाम किया होगा, तो ये सलाम करना भी एक कम्युनिकेशन है।
और ये कैटेगराइज होगा, पर्पस इसका बनेगा मेंटेनिंग रिलेशनशिप। हाल अहवाल खैरियत दरियाफ्त की, दिस इज टू गेट इंफॉर्मेशन। अगर हम फॉर्मली रस्मन किसी का हाल अहवाल दरियाफ्त करें, दोस्त का, किसी कोलीग का, किसी अजीज का, तो वो मेंटेनिंग रिलेशनशिप के लिए होता है, कैसे हैं आप। तो ये रस्मन अगर हमने जानना चाहा तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए होता है। फिर हमने उठ के वो पूछा कि नाश्ते में कितनी देर है, ये भी कम्युनिकेशन है। और इस कम्युनिकेशन का पर्पस या मकसद होगा टू गेट इंफॉर्मेशन। हम ये जानना चाह रहे हैं कि नाश्ता कितनी देर में रेडी होगा। अपने माइक प्लीज बंद रखिएगा। तो फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया, हम घर से निकलने लगे कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए। तो हमने बताया होगा कि आज वीकेंड है, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, या आज वीकेंड है, कोई पार्टी है, आज मैं लेट आऊंगा। तो ये भी कम्युनिकेशन है, और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है। इकरा प्लीज कैन यू टर्न ऑफ योर माइक। थैंक यू। तो जब हम सुबह निकले होंगे घर से, तो हमने बताया होगा हम जल्दी आएंगे या लेट आएंगे, इस तरह की कोई बात की होगी, ये भी कम्युनिकेशन है। और इसका ऑब्जेक्टिव होगा इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हम कॉलेज पहुंचे, हम ऑफिस पहुंचे, हमने अपने कोलीग्स के साथ सलाम दुआ किया होगा, ये भी एक कम्युनिकेशन है। और ऑब्जेक्टिव होगा रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो हम अपने दिन भर की जितनी कम्युनिकेशन है, गुफ्तो शनीद है, उस सबको जब कैटेगराइज करेंगे पर्पस के हवाले से कि उसका क्या मकसद हुआ होगा, तो इन तीनों में से किसी एक में फॉल करेगा। या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कम्युनिकेशन की होगी, या इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए कम्युनिकेशन की होगी, या रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन की होगी। लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन। द की पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले कहता है एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, या जिसे हम ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन या टू गेट इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। पेपर में आप टू गेट इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। Collecting, analyzing, checking, and processing numerous types of communication, both internal and external to an organization. This often involves initiatives to generate ideas and solutions. कहता है कि आप कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, and processing numerous types of communication both internal and external to an organization. ये ऑर्गेनाइजेशन या इदारों के हवाले से बात कर रहा है कि इदारों के हवाले से, इदारों के अंदर भी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इदारे से बाहर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसको हम डिटेल में इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को अभी इसी चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ेंगे। फिर दूसरा कहता है डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन या शेयरिंग इंफॉर्मेशन। शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका कम्युनिकेशन का हो सकता है इंफॉर्मेशन शेयर करना। किन के साथ? जिनको उनकी ज़रूरत है। जैसे मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से, किसके साथ? आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? टू पास योर एग्जाम। सो शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट टू परफॉर्म देयर जॉब। वो इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए हो सकती है किस वजह से? अपना जॉब करने के लिए, अपना काम करने के लिए, मेक अ डिसीजन, कोई फैसला साजी के लिए, और सॉल्व अ प्रॉब्लम। दिस माइट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग प्लान्स एंड कम्युनिकेटिंग गोल्स एंड स्ट्रक्चर। कहते हैं इंफॉर्मेशन डिलीवर इसलिए भी हो सकती है कि आपको प्लान किसी के साथ शेयर करें। प्लान बिजनेस का भी हो सकता है, प्लान जॉब का भी हो सकता है, प्लान किसी आउटिंग का भी हो सकता है।
प्लान पिकनिक का भी हो सकता है, वो भी कम्युनिकेशन होगी आप शेयर करेंगे तो। एंड कम्युनिकेटिंग गोल्स एंड स्ट्रक्चर्स, या आप अपने मकासद किसी के साथ शेयर करेंगे, मेरा प्लान है कि मैं अगले साल तक पिफा कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद मैं अपनी जॉब में अप्लाई करूं, प्रमोशन के लिए अप्लाई करूं, वगैरह वगैरह। तो ये सारा इंफॉर्मेशन डिलीवरिंग में आ जाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन कोवर्कर्स, किनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात कर रहा है? कोवर्कर्स के साथ। एंड विद बोथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, अपने साथियों के साथ, या आप किसी से, आपके कोई सप्लायर हैं, आप किसी से कोई चीज़ें खरीदते हैं, बिजनेस में कोई माल लेते हैं, तो उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ सकते हैं, आपको करना चाहते होंगे आप, हाल अहवाल करेंगे उनके साथ, या कस्टमर के साथ। नीड मैनेजिंग थ्रू इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, इन सब के साथ हम रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, ताकि हमारे जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो कंटिन्यू रहें। रोज़मर्रा के मामूलात मतलब अगर आपको कोई सप्लायर है तो आपको चीज़ों की सप्लाई देता रहे, आप उनसे चीज़ें खरीदते रहे, सप्लाई बंद ना हो जाए। एंड अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी रहे। ये डेफिनेशन कम्युनिकेशन की और पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, 2-3 मिनट हैं। 2-3 मिनट बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो यू guys have 2 to 3 minutes to read out what we have learned through.
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? Anyone having question may ask. So I believe no question to any student. आप लोगों को मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को आप हार्ड कॉपी में इसका प्रिंट ले लीजिएगा, इसलिए कि मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा टॉपिक वाइज आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता जाऊंगा। और वो इंफॉर्मेशन आप साथ साथ बुक को, अगर आपको प्रिंट कॉपी होगी इसकी, तो आप उस पर लिख सकेंगे। सॉफ्ट कॉपी पे आप शायद उतना कन्वीनियंटली इसको ना लिख सकें। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक आध दिन में इस बुक की हार्ड कॉपी बना लेंगे ताकि उसके ऊपर आप नोट्स लिख सकें। बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से या किसी भी और सब्जेक्ट के हवाले से सुजेशन ये होती है कि कोशिश यूं करें कि पहले दिन से इस तरह से लेके चलते हैं कि जैसे हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर को मद्देनजर ले रख कर ही चलते हैं। और कोशिश यूं करते हैं कि हमारी जितनी इंफॉर्मेशन है, हमारी जितनी प्रेपरेशन है, जितने हमारे नोट्स हैं, वो एक ही जगह पे रहें। यानी जो मैं आपको नोट्स लिखवाऊँ, कोई बात करूँ, कोई इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ बताऊँ, आप उसको नोटबुक पे भी लिख सकते हैं, बुक पे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब फिर पेपर के दिन आप जाएंगे, पेपर से एक दिन पहले तैयारी करने जाएंगे, तो एक आपके पास बुक होगी, एक आपके पास नोटबुक होगी, दो चीज़ें होंगी पढ़ने के लिए। वो कन्फ्यूजन होगी, नंबर वन। नंबर टू, फिर जो नोटबुक पे आपने लिख रखा, बुक के किस टॉपिक के साथ रिलेट करता है, ये मैच करना मुश्किल होता है। और फिर पेपर के से एक दिन पहले जब आपने तैयारी करना होती है, तो इतना टाइम भी नहीं होता कि हम चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर सकें कि जो मेरे नोट्स हैं किस टॉपिक से रेलेवेंट हैं। तो इसलिए इस तरह से अपने आप को पहले दिन से प्रिपेयर करते हैं कि पेपर से एक दिन पहले आपके पास एक ही बुक हो या एक ही नोटबुक हो जिसके ऊपर आपने सब कुछ समराइज कर रखा हो और आप उससे क्विकली गो थ्रू हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बुक को एज अर्ली एज पॉसिबल हार्ड फॉर्म में ले आएं। जैसे इस क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये पेपर में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट किया जा सकता है। पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी। व्हाट आर पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या इसका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। पेपर में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट करेगा और हमें ये तीनों पॉइंट लिख के हर पॉइंट के अगेंस्ट 2 से 3 नंबर की डिटेल्स प्रोवाइड करना होगी। तो अगर आपके पास बुक हार्ड कॉपी में होगी, तो आप ये जो मैंने जितनी बातें इस क्वेश्चन के मुतालिक बताई, आप अपने पास उसे हार्ड कॉपी पे नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछा जा सकता है। और अगर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, तो तीनों पॉइंट्स को लिख के हर पॉइंट के अगेंस्ट 2 से 3 नंबर की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। और इनकी हेडिंग्स तो ये तीनों ही रहेंगी, बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। बुक, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बुक क्या किसी शॉप पे अवेलेबल है। शॉप पे तो मालूम नहीं अवेलेबल हो कि नहीं, लेकिन आप इसको जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। गेट इट टू फोटो कॉपियर, यूएसबी में कॉपी करके ले जाएं। और अब अवेलेबल है कि यूएसबी पे जो फोटो कॉपियर है वो प्रिंट कर देते हैं आपको।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। यहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मिसिंग है। वो डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए अभी नोटबुक पे। लेटर ऑन जब आप बुक को प्रिंट करवा लेंगे तो फिर प्रिंट बुक के ऊपर लिख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नोट कर लीजिए प्लीज। द कम्युनिकेशन where we achieve its objective is called effective communication. I will repeat it. The communication where we achieve its objective is called effective communication. हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ रखा कि हर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या पर्पस या मकसद हुआ करता है। अगर हमें कम्युनिकेशन करने से उसका मकसद हासिल हो जाए तो ऐसी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाएगा। और अगर कम्युनिकेशन करने से मकसद हासिल ना हो पाए तो फिर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होगी। जैसे हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन का के तीन ऑब्जेक्टिव हैं। टू टू गेट इंफॉर्मेशन, टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड टू मेंटेन रिलेशनशिप। तो अभी हम आपको कोई पॉइंट बताएंगे, कोई डेफिनेशन लिखवाई, कोई बात समझाई। इसका पर्पस, इसका मकसद टू शेयर इंफॉर्मेशन था, टू डिलीवर इंफॉर्मेशन था। मेरा मकसद था कि आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करूं। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई किसी भी वजह से, कोई लाइन में खराबी है, इस वजह से मैं आपको बात नहीं समझा पाया, इस वजह से कोई इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग आपको समझ नहीं आए, इस वजह से, यानी किसी भी वजह से आपको वो बात समझ नहीं आई, तो फिर जो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव था, बात समझाना या इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होगा तो फिर ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। और अगर जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई, वो डेफिनेशन आपको समझ भी आ गई, वो बात समझ भी आ गई, आपने अंडरस्टैंड कर ली, तो मेरा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर करना था, इंफॉर्मेशन डिलीवर करना था, समझाना था, वो पूरा हो गया। तो ऐसी सूरत में इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाएगा। डेफिनेशन दोबारा बोलूंगा। द कम्युनिकेशन वेयर वी अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जहां हमें कम्युनिकेशन का मकसद हासिल हो जाए, पर्पस हासिल हो जाए, तो ऐसी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। 2 नंबर की डेफिनेशन टेस्ट की जा सकती है इस पे। अगर इसमें किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हवाले से। सो आई वुड बिलीव इट्स क्लियर टू एवरीवन। हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार लोग हमें कोई बात समझाते हैं, बात करते हैं, कोई जुमला बोलते हैं और हमें वो बात समझ नहीं आती। या कई बार हम अपनी बात किसी को कोई समझाना चाहते हैं या किसी के साथ कोई बात शेयर करते हैं, तो जो हमारी बात सुन रहा होता है उसे हमारी बात समझ नहीं आती, तो ऐसी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होती है।
और अक्सर औकात हमारी बात दूसरे बंदे को समझ आ जाती है या किसी दूसरे की बात हमें समझ आ जाती है, तो ऐसी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है। तो अब फिर कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होती होगी कि कभी बात समझ आ जाती है और कभी बात समझ नहीं आती। जो बात समझ आ जाती है उसमें कोई ना कोई ऐसी खास बात होगी, उस कम्युनिकेशन का आपका कोई तरीकाकार ऐसा होगा, अल्फाज का चुनाव ऐसा होगा जो दूसरे बंदे को समझ आ गई। और जो बात किसी को समझ नहीं आई उसमें कोई ना कोई ऐसी खसूसियत होगी जिसकी वजह से समझ नहीं आई। तो यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी बात को समझ आने में या कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने में कौन कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारी कम्युनिकेशन में मौजूद हों तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। तो हम यहाँ अगले टॉपिक में ये सीखेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन में कौन सी खसूसियात हों, कौन से अवामिल हों, कौन से फैक्टर्स हों, कौन सी बातें, कौन सी खूबियां पाई जाएं कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, इफ यू कुड सी ऑन द बुक पेज नंबर 4, आई बिलीव पेज नंबर 4, effective communication should demonstrate the following characteristics in order to maximize its impact। इसका क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अपने पास नोटबुक में कि इसका क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा सकता है। Characteristics of an effective communication। So note down the question please। Characteristics of effective communication। पेपर में ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का पूछा जा सकता है। Characteristics of effective communication। यानी किसी कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के लिए उसमें कौन से खवास, कौन सी बातें, कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले कहता है एक्यूरेट। कम्युनिकेशन को एक्यूरेट होना चाहिए। अब एक्यूरेट क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर रखा उसने। फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूडिंग नंबर्स, टाइम्स, डेट्स एंड नेम्स मस्ट बी एक्यूरेट as inaccuracies can create a bad impression। कि आपकी कम्युनिकेशन में अगर आपने कोई फैक्ट्स या फिगर्स इस्तेमाल किए हैं तो वो एक्यूरेट होने चाहिए, दुरुस्त होने चाहिए। अगर दुरुस्त नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। एज, यहाँ एज के मतलब क्योंकि हैं, क्योंकि एज इनएक्यूरेसीज कैन क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, क्योंकि इनएक्यूरेसी से बैड इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, which can ultimately impact on its profitability, जिसके नतीजे में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर हो सकती है। Imagine how upset you would be। कहते हैं फर्ज करिए, इमेजिन करिए, तसव्वुर करिए कि आप कितने परेशान होंगे इफ यू रिसीव द रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैलरी टू लो 1 month। अगर आपकी सैलरी किसी महीने में बहुत कम आपको प्रोवाइड कर दी जाए, बहुत कम सेंड कर दी जाए। if you were a supplier and were paid the wrong amount too low, अगर आप कोई supplier हैं, किसी को कुछ चीजें बेचते हैं तो
आपका कस्टमर आपको पैसे भेजे और बहुत कम हो, by one of your largest customer, or if you are a corporate customer and were sent the wrong type or amount of goods, या आप कोई कॉर्पोरेट कस्टमर हैं, आप कोई कंपनी है जो किसी से चीज़ें खरीदते हैं और आपको जो चीज़ें भेजी गई वो गलत भेज देंगे, जो आपने मांगी नहीं थी, या उनकी क्वांटिटी जो है वो गलत जो है आपको आपने रिसीव की। तो यानी अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हो जो इनएक्यूरेट हो, करेक्ट ना हो, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। हम इसकी सादा मिसाल यूँ ले देते हैं कि समझिए कि हमारा कहीं कल कल वीकेंड है और हमारा प्रोग्राम है कि हम एक छोटा सा गेट टुगेदर रखेंगे दोस्तों के बीच। सुबह कोई 9 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम हमारे पास स्पेयर है, हम इस टाइम में गेट टुगेदर रखेंगे। तो हम अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, और टाइम 9 की बजाय हम कहते हैं कि तकरीबन आप समझो कि 9 से 11 के बीच होगा, या 10 बजे के करीब आ जाएं, या सुबह आ जाएं। तो अब क्या होगा, कोई बंदा 9 बजे आ रहा होगा, कोई बंदा 10 बजे आएगा, कोई बंदा 11 बजे भी आएगा, क्योंकि हमने उसको सुबह बोल दिया, हमने उसको किसी को 9 से 11 बोल दिया। अब 9 से 11 जब कह दिया, कोई कुछ समझेगा, कोई कुछ समझेगा, या हम डेट गलत कम्युनिकेट कर दें किसी को। फॉर एग्जांपल आपको कोई बर्थडे इनविटेशन हो और उसमें बर्थडे कार्ड में डेट गलत लिख दी जाए, तो क्या उस कम्युनिकेशन का यानी इनविटेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएगा? क्या हम सही डेट पे पहुंच पाएंगे? नो। या हमें कोई इनविटेशन रिसीव हो जिस पे टाइम गलत प्रिंट कर दिया गया हो, लिख दिया गया हो, तो क्या हम सही टाइम पे वक्त पे पहुंच जाएंगे? नो। या खुदा ना खास्ता हमें रोल नंबर स्लिप रिसीव हो जिसके ऊपर डेट या टाइम गलत प्रिंट कर दिया गया हो, तो फिर क्या हम उस टाइम पे सही टाइम पे पेपर में अपीयर हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल पेपर मंडे को हो और वहाँ पे हमें प्रिंट करके ट्यूसडे में बता दिया जाए, तो फिर मंडे का पेपर तो पास ऑन हो जाएगा। तो फिर उस कम्युनिकेशन का, उस रोल नंबर स्लिप का, उस डेट शीट का ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं होगा। वो जो कम्युनिकेशन हमें हुई किसी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, तो वो कम्युनिकेशन का पर्पस था कि स्टूडेंट को इंटीमेट कर दिया जाए कि आपका आपका जो एग्जाम का स्केड्यूल है वो इस तरह से है। लेकिन अगर गलत बता दिया स्केड्यूल, तो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाएगा। अपीयर नहीं हो पाएगा तो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। तो ये कह रहा है कि अगर फैक्ट्स और फिगर्स हमारे ठीक नहीं होंगे तो इनफॉर्म कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। इसकी मिसाल आप यूं भी ले लीजिए कि आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, अ, एक स्ट्रीम है इंफॉर्मेशन का, और जिसमें मेजोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं होती। तो जो वाइज लोग हैं वो आने वाली हर इंफॉर्मेशन को जो है वो देखते हैं कि क्या ये फैक्चुअल भी है, क्या इसमें जो फिगर्स हैं वो ठीक भी हैं, या जो फैक्ट बताया गया वो ठीक भी है। अगर तो वो ठीक है तो फिर इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं है तो उसमें बिलीव नहीं करेंगे। तो जो कारोबारी इदारों के हवाले से अगर हम बात करें, तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अगर और वो एक्यूरेट ना हो तो इससे आपकी कारोबारी साख मुतासर होती है, आपका बिजनेस मुतासर होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मुतासर हो सकती है। सो किसी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने के लिए, इफेक्टिव मैं दोबारा बता देता हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कि जहाँ आपको कम्युनिकेशन का मकसद हासिल हो जाए, मकसद पूरा हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ऐसी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहलाती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम खसूसियात पढ़ रहे थे कि कौन सी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। उसमें पहली खासियत जो हमने पढ़ी वो एक्यूरेसी की थी, कि कम्युनिकेशन को एक्यूरेट होना चाहिए। फिर इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल। अप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब, मीडिया एंड चैनल मतलब कि जिस जरिए से, जिस वास्ते से कम्युनिकेशन की जा रही है वो मुनासिब होना चाहिए
फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अगर हम गैर मुनासिब जरिया, गैर मुनासिब मीडियम चूज कर लेंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं भी हो सकती। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कहते हैं इसमें, दिस मीन्स सिलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज, ये कम्युनिकेशन के बाद मीडियम भी आएगा। दिस मीन्स सिलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम such as an email, letter, telephone call, report और मीटिंग। ये सारे कम्युनिकेशन मीडियम के एग्जांपल्स हैं। कहता है कि अगर आप सही मीडियम, मुनासिब मीडियम सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अगर आपका मीडियम मुनासिब नहीं होगा तो चांसेस हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव ना हो। बिफोर कम्युनिकेटिंग समथिंग कंसिडर हाउ यू वुड फील। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि मीडियम कौन सा ठीक है, तो आप यूं समझ लें कि यही इंफॉर्मेशन जो आप किसी को देने चाह रहे हैं, कोई आपको प्रोवाइड करे, तो फिर आपको कौन सा मीडियम जो है वो ठीक लगेगा। Before communicating something, consider how you would feel and what message you would actually receive if it was you receiving that particular message via that particular type of communication। कहता है अगर आप किसी किसी को मैसेज देने जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कौन सा मीडियम चूज करें, तो आप समझें कि ये मैसेज आप रिसीव कर रहे हो, तो फिर आप किसी मीडियम से मैसेज रिसीव करें तो आपको कैसा लगेगा किसी एक मीडियम से। अगर मुनासिब लगेगा आपको मैसेज रिसीव करना, तो फिर उसको आपको सेंड करने में भी, मैसेज भेजने में भी वही मीडियम चूज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी मीडियम से मैसेज जो आपको रिसीव करें ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता आपको, तो फिर आप उसमें उस मीडियम से किसी और को भी मैसेज सेंड नहीं करेंगे। शायद आपको ये बात अगर क्लियर ना हो पाई तो हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं फायर इंसिडेंस हो जाता है, कहीं आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में, तो अब हमें कम्युनिकेट करना है टू द फायर टेंडर, टू द फायर ब्रिगेड के फला बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है और आग बुझाना चाहिए। अब ये कम्युनिकेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है। ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी हो सकती है, इनफेक्टिव भी हो सकती है। जब हम कम्युनिकेशन का मैसेज, इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है और इंफॉर्मेशन डिलीवर होगी तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अगर हम इसके लिए ईमेल का जरिया चूज कर लें, हम फायर ब्रिगेड को ईमेल लिख दें कि भैया यहाँ आग लगी है, आके बुझा दीजिए, तो ईमेल तो वो हो सकता है 2 दिन ना पड़े, हफ्ता ना पड़े। हमने मैसेज तो ठीक भेज दिया, ठीक जगह पे भेज दिया, लेकिन हमने जो जरिया चूज किया वो गलत चूज कर लिया। वो बंदा तो ईमेल नहीं पढ़े 7 दिन, तो 7 दिन में तो बिल्डिंग जल के खाकस्तर हो जाएगी, तो फिर कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव नहीं होगी। तो अगर आप अप्रोप्रिएट मीडियम सिलेक्ट करेंगे तो फिर ही आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका मीडियम अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के चांसेस कम होते हैं। इसकी मिसाल और भी यूं ले लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई फ्यूनरल हो, कोई जनाजे की बात, अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी हो, तो हम उसके लिए लेटर लिख दें। लेटर तो पहुंचेगा 2 दिन में, 3 दिन में, या ईमेल लिख दें, तो ये इनअप्रोप्रिएट मीडियम होगा, कम्युनिकेशन का मकसद हासिल ही नहीं होगा। या हमारा हमारा कजन्स में या फैमिली मेंबर्स में या कॉलीग्स में या दोस्तों में कोई गेट टुगेदर का प्रोग्राम है कल का, और हम उसके लिए ईमेल लिख दें, फिर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। या हम थ्रू एसएमएस भी कम्युनिकेट कर दें, एसएमएस भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, अगेन ये इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। यानी हमें ये फीडबैक नहीं मिलेगा कि कल कौन कौन आ सकेगा, हमने मैसेज तो कर दिया एंड दैट्स ऑल। तो इसके लिए तो हमारा टेलीफोन कॉल जो है वो राइट मीडियम होगा, हम फोन कॉल करके बताएंगे। देयर इज अजान इन द बैकग्राउंड, वी विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स प्लीज। अजान की वजह से 2-3 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा।
जी स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम द क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे कि कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के लिए आपका मीडिया जो है, जो वास्ता जिस जरिए से आप मैसेज कम्युनिकेट करें वो मुनासिब होना चाहिए। अगर गैर मुनासिब जरिए से कम्युनिकेशन की जाए तो कम्युनिकेशन उस तरह से इफेक्टिव नहीं होती। फिर जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कम्युनिकेशन में होना चाहिए ताकि ये इफेक्टिव हो, वो है कि इसको क्लियर होना चाहिए। क्लियर कैसे? देयर शुड बी लिटिल डाउट एज टू व्हाट इज मेंट बाय द कम्युनिकेशन। के कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, कम्युनिकेशन के मायने क्या हैं, कम्युनिकेशन क्या बताती है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। This requires careful choice of language and keeping the communication as simple as possible। यानी आप अपनी कम्युनिकेशन में अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतिए और अपनी ज़ुबान को ऐसे सादा रखिए कि सुनने वाले को समझ आ जाए और उसमें कन्फ्यूजन ना हो। यानी आपकी कन्फ्यूजन, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। किसी को सुन के उसके ज़हन में कोई दो राय नहीं आनी चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। जैसे हम कम्युनिकेट यूं कर दें किसी को कि जैसे आपको मैसेज मिले कि आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास सैटरडे और संडे को होगी, या ये मैसेज मिल जाए कि आपकी क्लास सैटरडे और संडे को होगी 6 बजे से 8 बजे तक। अब कौन सी क्लास होगी, जिनमें क्वेश्चन आएगा, ये बिजनेस कम्युनिकेशन की होगी क्लास या हमारी क्लास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की होगी? इसमें एम्बिग्युइटी है, ये बात क्लियर नहीं है। बाज़ हम बात सुनते हैं तो अल्फाज की तरतीब ऐसी ऐसी होती है कि हमारे जहन में बात सुन के दो मीनिंग आ जाती हैं, इस बात का मतलब ये है या ये है, तो ऐसी कम्युनिकेशन फिर क्लियर नहीं होती, इसलिए इफेक्टिव नहीं होती। यानी बात कहने का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होता। फिर इसमें जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी मुनासिब जबान का इस्तेमाल। लैंग्वेज को बताता है, ब्रैकेट में लिख रखा, इमेज एंड टोन। The image and tone that are portrayed reflect both the sender and their organization। यानी आप जिस अंदाज में किसी से मुखातिब हों, आपका वो अंदाज जो है वो आपके बारे में भी बहुत कुछ बताता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। यानी जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं या हमारे पेरेंट्स हमारी तरबियत करते थे तो वो बताते थे कि आपका जो बर्ताव है लोगों के साथ वो आपके आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपके खानदान की अक्कासी करता है। आपका बर्ताव अच्छा होगा तो लोग समझेंगे कि इसका ताल्लुक अच्छी फैमिली से, अच्छे खानदान से है, और अगर आपका बर्ताव लोगों के साथ, आपका डीलिंग अच्छा नहीं होगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये अच्छी फैमिली से नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि द इमेज एंड टोन डेट आर पोर्ट्रेड, जो आपका लबो लहजा नजर आएगा, वो लबो लहजा जो आप इख्तियार करेंगे, रिफ्लेक्ट अक्कासी करेगा किसकी? बोथ द सेंडर, सेंडर मतलब जो बात करने वाला है उसकी, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है। अगर आप किसी इदारे के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे, अपने कस्टमर से, सप्लायर से, किसी और बंदे से, तो जो आपके बात करने का लबो लहजा, आपका अंदाज जो है वो आपकी शख्सियत की अक्कासी भी करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी की भी करेगा। ऐसे ही जैसे मैंने मिसाल दी कि हम जब हम हमें समझाया जाता था वो ये कि जब आप मुखातिब होंगे, बर्ताव करेंगे लोगों से, तो आप अपनी शख्सियत को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। It is particularly important when communicating with parties external to the business। इसका कहते हैं अल्फाज के चुनाव का आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, खास कर जब आप इदारे से बाहर किसी से मुखातिब हों। टू सेट द राइट इमेज एंड टोन, ताकि आप ताकि आप मुनासिब इम्प्रेशन रख सकें अपना और अपने इदारे का। क्यों ऐसा क्यों चाहिए? टू इंश्योर द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड इज नॉट डिस्टॉर्टेड एंड मिस इंटरप्रेटेड, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो आप मैसेज आपने कन्वे किया उसे लोग गलत समझ लें, मिस इंटरप्रेट कर ले, उसकी गलत तशरीह कर।
कॉमन एडवाइस अराउंड लैंग्वेज इंक्लूड्स। अब जो कह रहा है कि हमने पढ़ा कि वो कह रहा है कि मुनासिब अल्फाज का, मुनासिब जुबान का इस्तेमाल करें। तो मुनासिब जुबान होती क्या है, वो उसके लिए नीचे हिंट दे रहा है हमें कि अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो हैं उनके उनके इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। यानी देखिए ना, अगर मैं इंग्लिश के मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ करूँगा तो फिर आपको बात तो समझ नहीं आएगी ना। अगर बात समझ नहीं आएगी तो फिर हमारी कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का हासिल ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव तो आपको बात समझाना। तो फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल करने से जो है आपकी कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव नहीं होती। फिर कहता है सपोर्ट वर्ड्स विद टेबल, ग्राफ्स एंड अदर इमेजेस। अगर कहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन हो तो वहाँ पे आप टेबल्स का सहारा ले सकते हैं, ग्राफ का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पे कोई थोड़ी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। एंड अवॉइड jargon एंड टेक्निकल टर्म्स अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। यानी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर आप टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज टेक्निकल टर्म से अवॉइड करना चाहिए। टेक्निकल टर्म जैसे हम कहें, बात करें तो अकाउंटिंग में हम टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, जैसे प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, ये एक टेक्निकल टर्म है। जिन लोग या सप्लायर्स रिकंसिलिएशन या बैंक्स रिकंसिलिएशन, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। तो जिन लोगों का अकाउंटिंग बैकग्राउंड है वो तो इन टेक्निकल टर्म्स को समझ पाएंगे, जिन लोगों का अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है वो इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हम अपनी गुफ्तगू में, यहाँ आज की गुफ्तगू में या फ्यूचर हमारी कम्युनिकेशन में इस तरह की बात करें जिसमें टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व हो, तो वो लोग जिनका जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होगा तो वो उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, तो फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चार कैरेक्टरिस्टिक्स हुए फिर। एक्यूरेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल इस्तेमाल होना चाहिए, इसे क्लियर होना चाहिए यानी इसमें कोई एम्बिग्युइटी या दो राय ना निकले, और इसमें लैंग्वेज का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल होना चाहिए। नाउ यू गाइस हैव 3 to 4 minutes। आप इसको पढ़ लें, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा तो डिस्कस करेंगे। तो 3 to 4 minutes टू रीड इट आउट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।
जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? Anyone having any question? So I believe it's clear to everyone. ये पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो डेफिनेशन अगर है तो डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो फिर ये चारों पॉइंट्स होंगे, और हर पॉइंट के अगेंस्ट आप 3 से 4 लाइन लिखेंगे। So I believe clear to everyone. Let's move to next topic. There are two more definitions: internal communication and external communication. Zain is asking for the paper pattern. Paper pattern जो है उसके लिए कोई एक डिफाइंड पैटर्न नहीं है। डिफाइंड पैटर्न इन टर्म्स के कितने क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है, डिफाइंड नहीं है। आपको अप्रोक्सीमेटली बताया जा सकता है, आइडिया बताया जा सकता है कि पेपर में बिल अमाउंट जो क्वेश्चन होते हैं वो 3, 4, 5, 6 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं। पेपर के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जो है वो थ्योरी पे मुश्तमिल होगा, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, और एक हिस्सा जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के हवाले से होगा। हमारा पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो एक हिस्सा बिजनेस कम्युनिकेशन से रेलेवेंट है और एक पोर्शन रिपोर्ट राइटिंग से रेलेवेंट है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का हिस्सा जो ये थ्योरी हम बुक से पढ़ेंगे वो है, और रिपोर्ट राइटिंग से हिस्सा रेलेवेंट है। जैसे कभी इंग्लिश में आप ऐसे राइटिंग होता था, स्टोरी होता था, लेटर राइटिंग होता था। तो इस तरह से यहाँ पे एक पोर्शन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की हम रिपोर्ट्स लिखना सीखेंगे, लेटर्स लिखना सीखेंगे, ईमेल्स लिखना सीखेंगे, और कुछ और हमारे जो बिजनेस कम्युनिकेशन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाना सीखेंगे यहाँ पे। तो जो ये जो थ्योरी का हिस्सा यानी बिजनेस कम्युनिकेशन वाला हिस्सा है, इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज तो ना गिवन है ना होती है। अप्रोक्सीमेटली ये हिस्सा तकरीबन कुछ 60 के नंबर पे मुश्तमिल होता है, 60, 65। और जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग का पोर्शन है वो 35 से 40% वेटेज उसकी होती है। तो एक तो इनकी अप्रोक्सीमेट वेटेज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 60 से 65 नंबर का हमारा रिटन कम्युनिकेशन का होगा, सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन का होगा, थ्योरी का, बुक का। और 35 से 40 नंबर का पेपर जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के हवाले से होगा। डिफरेंट रिपोर्ट्स या डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं उन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमारे थ्योरी के या बुक के या बिजनेस कम्युनिकेशन के होंगे, वो क्वेश्चन 2 नंबर की डेफिनेशन भी हो सकती है, और 5 नंबर का, 4 नंबर का कोई इस तरह का कुछ छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है। बिल अमूम 8 से 10 नंबर जो है उस उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ करता थ्योरी का। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर एक आध जाएगा तो वो 10 नंबर तक जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं साथ साथ टॉपिक के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि इस टॉपिक में से कितने नंबर को क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसमें हमें कितना लिखना है। तो पहले दिन से हम पेपर पैटर्न को लेके चलते हैं, और छुट्टी नहीं करेंगे। हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं होता, रिवीजन का टाइम नहीं होगा। जो टॉपिक आपने मिस कर दिया वो टॉपिक हमेशा के लिए मिस हो जाएगा। उसमें एक तो आपको उसका कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं रहेगा, सेकेंडली आपको उसके पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से भी आप उसमें मिस कर जाएंगे। सो इसलिए मैंने कहा था कि आप अपनी कोशिश करें कि बुक जो है वो बुक को आप हार्ड फॉर्म में यानी प्रिंट करवा लीजिए, और साथ साथ उसके ऊपर नोट्स बनाते जाइए। आई बिलीव जैन आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। Then is it clear? Okay. There is another question from Ikra कि क्या ये बुक काफी है पेपर पास करने के लिए? Yes.
ये बुक काफ़ी है। इस बुक में जो है हमारा जो जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो सारा तो क्लियर होता है। रबिका, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक? रबिका प्लीज, इट्स क्रिएटिंग नॉइज, थैंक यू सो मच। तो ये क्वेश्चन है इकरा का कि क्या ये बुक काफ़ी है? यस, ये बुक काफ़ी है। ये हमारा सारा सिलेबस भी कवर करती है, और जो हमारा थ्योरी का जो टॉपिक है वो बिल अमूम क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे, या इससे इन्हीं टॉपिक से रेलेवेंट आएंगे। अल्फाज क्वेश्चन के जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक यही रहेंगे। तो ये बुक हम फॉलो करेंगे, और कुछ रिटन कम्युनिकेशन के हवाले से हम आपको बताते जाएंगे शुरू से, यानी शायद एक आध वीक बाद हम रिटन कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस भी साथ साथ शुरू कर लेंगे। तो वो टॉपिक्स हम आपको बताते जाएंगे, उन टॉपिक्स पे आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेंगे। तरीका हम सिखा देंगे पेपर में। वो किसी भी टॉपिक पे रिटन कम्युनिकेशन पूछ सकता है, यानी लेटर किसी भी टॉपिक पे दुनिया में से पूछ सकता है। उसके लिए कोई सिलेबस नहीं है। रिपोर्ट दुनिया में किसी भी टॉपिक पे लिखने को कह सकता है, उसके लिए कोई कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, उनके तरीकाकार, उनके पैटर्न जो है वो हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। और अगर आप वो सीख लेंगे तो फिर आपके लिए जो रिटन कम्युनिकेशन पोर्शन है ये सबसे आसान होगा। जो लोग क्लास में रेगुलर रहते हैं और अटेंटिव रहेंगे और काम करेंगे साथ साथ, तो उनके लिए पेपर पास करना नहायत आसान होगा, इसलिए कि जो रिटन कम्युनिकेशन का पोर्शन है 35 से 40 नंबर का, उसमें रट्टे की याद रखने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, तरीका सीखने की जरूरत है। और अगर आपने तरीका सीख लिया तो 35 से 40 नंबर में से बड़े आराम से आपको जो है वो 30 के करीब नंबर मिल सकते हैं। जैन इज आस्किंग अबाउट द सिलेबस। तो सिलेबस जो है आप पिक्फा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्फा की वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं। मैं ये सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ही ये बुक से पढ़ाऊंगा, और ये बुक भी एज पर सिलेबस ही है। ये बुक काफ़ी है, जो हम मार्क करवाएंगे आपको वो काफ़ी है। क्लासेस अटेंड करें तो पेपर बड़े आराम से पास हो जाएगा। Any other students having any question? So no more question till time. Uh, फिर इसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की दो डेफिनेशंस हैं सेम ही पेज पे, आई मीन पेज नंबर 4 पे। इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन ऐसे है जैसे फैमिली मेंबर्स आपस में गुफ्तगू करें तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। और अगर आप फैमिली से बाहर किसी से गुफ्तगू करें तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगी। जैसे एक क्लास के क्लासमेट्स आपस में गुफ्तगू करें तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। आप किसी और क्लास के साथ गुफ्तगू करेंगे किसी सब्जेक्ट मैटर पे तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगी। जैसे एक हॉकी या क्रिकेट की टीम के मेंबर आपस में गुफ्तगू करें तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। वो किसी और हॉकी या क्रिकेट टीम से बात करेंगे तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगी। जैसे एक इदारे के लोग अगर आपस में गुफ्तगू करेंगे तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। और उसी इदारे के लोग अगर किसी और इदारे के लोगों से या बैरूनी दुनिया से मुखातिब होंगे तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगी। लेट्स मूव टू द डेफिनेशंस प्लीज। इंटरनल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यूं लिखता है: कम्युनिकेशन बिटवीन दोज दैट वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज टीम, colleagues, मैनेजमेंट एंड अदर मेंबर्स और स्टाफ। यानी जो किसी एक इदारे के लोग हों, एक टीम के कोलीग्स हों, एक इदारे के मेंबर्स हों, स्टाफ हों, मैनेजमेंट हो, उनकी जो आपस में गुफ्तगू है वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए कहता है कम्युनिकेशन विद दोज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सच एज कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रेस, लॉबी ग्रुप्स, गवर्नमेंट एंड बैंक्स।
यानी किसी एक इदारे के लोग आपस में जो गुफ्तगू करेंगे वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। और अगर किसी बैंक से, किसी कस्टमर से, किसी सप्लायर से, प्रेस से, किसी गवर्नमेंट के इदारे से मुखातिब होंगे तो ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगी। इसमें किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। So I believe it's clear to everyone. No more question. Let's move to next page. Zain is asking for the class schedule. कि जो क्लास का स्केड्यूल है हमारा ये सैटरडे संडे इसी वीक के लिए है या हमेशा के लिए? ये हमेशा ही रहेगा हमारा टाइम क्लास का। ये वाला टाइम जो है सैटरडे और संडे का टाइम, हर सैटरडे और संडे ही हमारी क्लास होगी और इन्हीं टाइम्स पे होगी। क्योंकि इसमें आपको जो है वो ऑनलाइन क्लासरूम बुक करना होते हैं, तो फिर वो पहले से ही प्री शेड्यूल्ड होते हैं। क्लासरूम इसी तरह से बुक हो चुके हैं कि सैटरडे हमारी क्लास होगी 6 to 8 और संडे हमारी क्लास जो गिवन टाइम है प्रॉबेबली 10 to 12, उसी के मुताबिक होगी। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डायरेक्शन की बात करता है कि कम्युनिकेशन की डायरेक्शन कितनी तरह की कौन कौन सी होती है। तो कम्युनिकेशन की डायरेक्शन जो है वो 3 तरह की होती हैं। एक को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन। सुबह की क्लास का पूछ रहे हैं, संडे की क्लास जो है स्केड्यूल देख के आपको बता सकूंगा। वेट फॉर मिनट प्लीज। संडे की क्लास हमारी जो है वो 10 to 12 होगी, यानी कल हमारी क्लास 10 to 12 इन द मॉर्निंग होगी। तो ये हमेशा ऐसा ही होगा, सैटरडे 4 to 6 एंड संडे 10 to 12। 6 to 8 and 10 to 12। अच्छा जी, सो देयर आर थ्री थ्री डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल एंड वर्टिकल। जो लोग जिन लोग ने इंटर में एफएससी करी होगी, फिजिक्स वगैरह पढ़ रखी होगी, तो उनको आइडिया है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल क्या होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन कर रखी है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए कि एक इदारा है, एक कंपनी है और उसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं। भले आप लिख लीजिए अपनी बुक पे पैरेलल 3 डिपार्टमेंट लिख लीजिए मतलब नोटबुक पे। एक वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर एक आईटी डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट हैं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी अगर हम टीम लिखें तो उसमें सबसे ऊपर टॉप पे फाइनेंस मैनेजर है, फिर उसके नीचे चीफ अकाउंटेंट है, उसके नीचे अकाउंटेंट, 2 3 4 अकाउंटेंट हैं। दूसरा डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है टॉप में है वो आईटी मैनेजर हैं और उनके नीचे 2 3 आईटी असिस्टेंट्स हैं। फिर जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के हेड जो हैं सेल्स मैनेजर हैं और उनके नीचे 2 3 सेल्स पर्सन हैं।
चाहे तो आप अपने पास इस तरह का स्केच ड्रॉ कर लें नोटबुक पे। देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेकंड वन आईटी डिपार्टमेंट, थर्ड वन सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर फाइनेंस मैनेजर, फिर उनके नीचे चीफ अकाउंटेंट, फिर उनके नीचे 2-3 अकाउंटेंट्स हैं। आईटी डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर आईटी मैनेजर हैं और उनके नीचे आईटी असिस्टेंट्स हैं 2-3। और सेल्स डिपार्टमेंट में जो उनके हेड हैं सबसे ऊपर वो सेल्स मैनेजर हैं और उनके नीचे 2-3 सेल्स पर्सन हैं। अब ये लोग एक ही इदारे में काम करते हैं। अ, जब एक ही इदारे में लोग काम करते हैं तो अपने रोजमर्रा मामूलात के लिए, अपनी जॉब ऑपरेशंस की कंप्लीशन के लिए, अपने टास्क की कंप्लीशन के लिए इन्हें आपस में कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है। अगर फाइनेंस मैनेजर अपने चीफ अकाउंटेंट से मुखातिब होंगे, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे या उससे कोई चीज़ इंक्वायर करेंगे, तो ऐसी कम्युनिकेशन को वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। अगर फाइनेंस मैनेजर आईटी मैनेजर से मुखातिब होंगे, उनसे कोई बात करेंगे, तो ऐसी कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। अगर सेल्स मैनेजर आईटी मैनेजर से मुखातिब होंगे तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। अगर सेल्स मैनेजर अपने सेल्स पर्सन से मुखातिब होंगे तो ऐसी कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगी। यानी अगर आप एक ही रैंक के, एक ही डेजिग्नेशन के लोग, एक ही रुतबे के, एक ही ओहदे ओहदे के लोग आपस में कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें, तो ऐसी कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाती है। जैसे फाइनेंस मैनेजर आईटी मैनेजर से, आईटी मैनेजर सेल्स मैनेजर से, या फाइनेंस मैनेजर सेल्स मैनेजर से, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। या हमने कहा चीफ अकाउंटेंट के नीचे 2-3 अकाउंटेंट्स हैं, वो 2-3 अकाउंटेंट्स अगर आपस में गुफ्तगू करेंगे तो वो चूंकि सेम ही रैंक के, सेम ही डेजिग्नेशन के, सेम ही ओहदे के लोग हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। सिमिलरली हमने कहा कि आईटी मैनेजर के नीचे 2-3 आईटी असिस्टेंट्स हैं, तो वो भी आपस में रोजमर्रा मामूलात के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते होंगे, तो उनकी आपस की कम्युनिकेशन भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। इसी तरह हमने कहा कि सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर के अंडर में 2-3 सेल्स पर्सन हैं, तो वो जो 2-3 सेल्स पर्सन हैं अगर आपस में एक दूसरे से मुखातिब होंगे तो उनकी आपस की कन्वर्सेशन भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब एक ही डेजिग्नेशन के, एक ही रैंक के, एक ही ओहदे के, एक ही मर्तबे के लोग आपस में मुखातिब हों, भले वो सेम डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक हो, भले किसी और डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो, तो ऐसे लोग जो, ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फिर आगे चलिए। ओके, सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज क्लियर टू एवरीवन। फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वर्टिकल अमूदी कम्युनिकेशन, अ, जैसे फाइनेंस मैनेजर अगर कम्युनिकेशन करें अपने चीफ अकाउंटेंट से तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। फाइनेंस मैनेजर कम्युनिकेशन करें अकाउंटेंट्स से तो ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन है। जैसे सेल्स पर्सन, सेल्समैन कम्युनिकेशन करें सेल्स मैनेजर से, ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन है। सेल्स मैनेजर कम्युनिकेशन करें सेल्स पर्सन से तो ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन है। आईटी मैनेजर कम्युनिकेशन करें आईटी असिस्टेंट से, या आईटी असिस्टेंट्स कम्युनिकेशन करें आईटी मैनेजर से, तो ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन है। यानी एक ही डिपार्टमेंट के लोग जिनकी पोजीशंस ऊपर नीचे हैं, अमूदी पोजीशंस हैं, सीनियर जूनियर हैं, अगर वो आपस में मुखातिब होंगे
तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है आगे दो हिस्सों में तकसीम है। अगर फाइनेंस मैनेजर मुखातिब हों अपने चीफ अकाउंटेंट से या अकाउंटेंट से, तो ऐसी कम्युनिकेशन को वर्टिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी ऊपर के डेजिग्नेशन का बंदा नीचे के डेजिग्नेशन के लोगों से मुखातिब हो एक ही डिपार्टमेंट से, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। सिमिलरली अगर अकाउंटेंट मुखातिब हों फाइनेंस मैनेजर से या अकाउंटेंट मुखातिब हों चीफ अकाउंटेंट से, तो वो भी उनसे रैंक में दोनों लोग ऊपर हैं, सेम ही डिपार्टमेंट में हैं, तो फिर ये कम्युनिकेशन वर्टिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। चीफ अकाउंटेंट मुखातिब हों फाइनेंस मैनेजर से, तो ये कम्युनिकेशन वर्टिकल है कि दोनों लोग एक ही डिपार्टमेंट में हैं और सीनियर जूनियर हैं, तो ये कम्युनिकेशन वर्टिकल अपवर्ड कहलाएगी। चीफ अकाउंटेंट मुखातिब हों अकाउंटेंट से, तो ये कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन है, इसलिए कि एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं और ऊपर नीचे हैं, सीनियर जूनियर हैं, तो वर्टिकल है। लेकिन ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी डेजिग्नेशन में अपने से नीचे वाले से मुखातिब है। सिमिलरली अगर अगर सेल्स मैनेजर अपने सेल्स पर्सन से मुखातिब होंगे, दिस वुड बी कॉल्ड वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एंड इफ सेल्स पर्सन would be communicating to their sales manager, this would be considered as vertically upward communication. किसी को वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्वेश्चन है तो पूछिए। I believe it's clear to everyone. Then there is a diagonal communication. अगर हमने कहा अगर एक ही डिपार्टमेंट के लोग ऊपर नीचे के मुखातिब हों तो वर्टिकल, अगर सेम रैंक के लोग आपस में मुखातिब हों तो हॉरिजॉन्टल, जैसे सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से, जैसे सेल्स मैनेजर आईटी मैनेजर से, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं लेकिन डेजिग्नेशन सेम है। या सेम ही डिपार्टमेंट से सेम ही डेजिग्नेशन के लोग, जैसे अकाउंटेंट से, सेल पर्सन से, आईटी असिस्टेंट से, ये सेम डेजिग्नेशन के लोग हैं लेकिन इनका डिपार्टमेंट आपस में सेम है, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि फाइनेंस मैनेजर को किसी सेल्स पर्सन से गुफ्तगू करनी पड़ जाए, एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपस में इंटरेक्शन तो रहेगा, आपस में एक दूसरे को मुखातिब तो करेंगे। तो समझिए अगर फाइनेंस मैनेजर मुखातिब होंगे किसी सेल्स पर्सन से, तो ऐसी कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। यानी उनके डिपार्टमेंट्स भी डिफरेंट हैं, उनके डेजिग्नेशन जो हैं या रैंक भी डिफरेंट हैं, अक्रॉस द डिपार्टमेंट है और अक्रॉस द डेजिग्नेशन है, ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। इसी तरह अगर कोई अकाउंटेंट किसी सेल्स मैनेजर से मुखातिब है या अकाउंटेंट आईटी मैनेजर से मुखातिब है, तो ये भी डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अब सर तो मैं डायगोनल डायगोनल कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आता है? नहीं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में नहीं है, ये सारी की सारी इंटरनल कम्युनिकेशन है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमने कहा था कि जो इदारे से बाहर हो, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो, किसी कंपनी से बाहर हो, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाती है। कंपनी के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। अब इंटरनल कम्युनिकेशन में आगे मजीद बारीकी में चले गए कि इंटरनल है तो इंटरनल कम्युनिकेशन, लेकिन अब अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, एक ही इदारे के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गुफ्तगू है।
है ना। जब ठीक। हमने इंटरनल कम्युनिकेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो एक इदारे के लोग आपस में गुफ्तगू करें वो इंटरनल है। अब एक इदारे में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। अब डिपार्टमेंट्स की गुफ्तगू का जो पैटर्न है, अब हमने उसको स्टडी कर लिया कि हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा या डायगोनल होगा। ठीक 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 सर। एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? सो नो मोर क्वेश्चन, आई बिलीव एवरी पॉइंट इज क्लियर। आज का हमारा डिस्कशन यहीं तक रहेगा। इनिशियल डेज में 1 से 2 वीक हम अपना थोड़ा पेस, अपनी स्पीड स्लो रखेंगे ताकि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आपको बात जो है वो तरीकाकार समझ आ जाए, बात समझ आ जाए। इसके बाद फिर हम थोड़ा ज़्यादा पेस पे काम करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोशिश करिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे अपनी बुक की हार्ड कॉपी ले लें और उसी के ऊपर नोट्स बनाएं, रादर एक सेपरेट नोटबुक हो। किसी को इन टॉपिक से हट के कोई जनरली कोई क्वेश्चन हो बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से, पेपर के हवाले से, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू मे आस्क फ्रीली। नो क्वेश्चन। एनी सजेशन यू वांट टू हैव कि हमारी स्टडीज में कोई आपके सजेशन हो कि ऐसे नहीं ऐसे डिस्कस करना चाहिए, कोई डिस्कशन पैटर्न पे किसी का कोई सजेशन है, कहीं पे लगता है कि हम लैग करते हैं, ताकि हम उसको पहले दिन से उसी तरीके से अपनी क्लास को लेके चलें, सो डैट कि आप लोगों का पेपर बाय द एंड ऑफ द डे प्रेपरेशन हो पूरी और पेपर पास हो जाए। सो एट द मोमेंट नो सजेशन। अगर लेटर ऑन भी आपको लगे कुछ इम्प्रूवमेंट की कहीं के लिए कहीं सजेशन है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। So see you on tomorrow inshallah by 10 in the morning. Take care of yourself and Allah Hafiz.